इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले आपके हिंदी साहित्य का जो पेपर होने वाला है उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्राचीन काव्य जिसमें अगर हम बात करें आपके आधुनिक काव्य और आपके निर्गुण भक्ति काव्य के बारे में डिस्कस करना होता है, तो इसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके यूनिट सेकेंड के बारे में। यूनिट सेकंड की अगर हम बात करें तो आपका यूनिट सेकंड रहने वाला है आदिकाल और आपके भक्ति काल के बारे में डिस्कस करना है। छोटे प्रश्न, यहाँ पर अति लघुत्तमक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको टेलीग्राम पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट का पहले वीडियो अपलोड कर दिया गया है, पीडीएफ भी टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अगर देख लिया है तो यहाँ पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपके यूनिट सेकंड की अगर हम बात करें तो आपके आदिकाल और भक्ति काल के बारे में डिस्कस करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके आदिकाल को यहाँ पर वीर गाथा काल का नाम भी दिया जाता है, तो किसने दिया था और क्यों दिया था इसके बारे में डिस्कस करना है। तो आपका आंसर रहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल नाम दिया था और इसको वीर गाथा काल भी कहा था। उन्होंने जो है इस काल को यहाँ पर अगर हम बात करें 12 प्रमुख रचनाएं में वीरता की प्रवृत्ति को प्रधानता मानकर इस काल का जो है नाम वीर गाथा काल रखा था। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे कि आपका पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, ये जो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर वीरगाथा काल भी यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जो हैं कहते हैं इसको आदिकाल को वीरगाथा काल। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाता है आदिकाल की किन्हीं दो प्रमुख यहाँ पर काव्य धाराओं के बारे में बात करनी है, तो पहला आपका हो जाता है रासो यहाँ पर काव्य और दूसरा आपका यहाँ पर सिद्धनाथ साहित्य। ये जो आपका दो प्रमुख काव्य धाराएं हो जाती है यहाँ पर आदिकाल की। नेक्स्ट हम बात करें छोटे प्रश्न में आपको पूछा जा सकता है कि भक्ति काल के को यहाँ पर हिंदी साहित्य का जो है स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है, किसने कहा था। तो क्यों कहा जाता है वो एक और प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। इसी पीडीएफ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है, तो ये प्रश्न भी आपको इसी पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। किसने कहा था, तो जॉर्ज ग्रियंसन ने कहा था भक्ति काल को गोल्डन एज कहा था यहाँ पर बात करें हिंदी साहित्य की। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है वो हो जाता है आपका भक्ति आंदोलन के उदय के पीछे हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं उनका क्या मत है। तो उनका मत जो है आपके यहाँ पर हम बात करें उनके अनुसार जो है आपके भक्ति आंदोलन है भारतीय चिंताधारा का जो स्वाभाविक विकास है, वे शुक्ल जी को के जो है इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया वाले मत का खंडन करते हैं। यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो जो आपका जो भक्ति आंदोलन है यहाँ पर वो मानते हैं कि आपका जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो मानते हैं कि आपका जो यहाँ पर भक्ति आंदोलन है वो कब शुरू हुआ, इस्लामी आक्रमण के पश्चात। जबकि अगर हम बात करें आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जो मानते हैं वो स्वाभाविक विकास मानते हैं, सेल्फ यहाँ पर मोटिवेटेड मानता है यहाँ पर हजारी प्रसाद। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जो नेक्स्ट हो जाता है वो हो जाता है आपका निर्गुण भक्ति काव्य धारा के जो है आपके कौन कौन से हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा जाता है कि आपका जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा है या फिर भक्ति की दो शाखाएं हैं उसके बारे में कौन कौन सी होती है। तो उनमें से अगर हम बात करें दो के बारे में बात करना है तो पहला आपका हो जाएगा ज्ञान मार्गी शाखा जिसका प्रतिनिधि जो है आपके कबीर जी करते हैं, और दूसरा आपका प्रेम मार्गी जो यहाँ पर आपका शाखा है जो कि आपका प्रतिनिधि करते हैं आपके सूफी काव्य धारा। अगर हम बात करें आपकी मीराबाई और भी जो है आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, ये प्रेम मार्गी यहाँ पर भक्ति काव्य धारा के बारे में बात करते हैं। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में मुख्य अंतर क्या है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सगुण भक्ति में अगर हम बात करें तो ईश्वर के जो है आपके साकार रूप यानी कि अवतार मूर्ति की उपासना की जाती है। जबकि अगर हम बात करें निर्गुण भक्ति में तो ईश्वर को निरंकार माना जाता है, अजन्मा माना जाता है, सर्वव्यापी माना जाता है ईश्वर को। सो दैट इज द थिंग। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाता है वो हो जाता है आपका आलवार और नयनार संत कौन थे इसके बारे में डिस्कस करना है। तो दक्षिण भारत में भक्ति काव्य को जो प्रभावित करने वाले भक्त थे। अलावार भगवान विष्णु के भक्त थे और नयनार जो आपके शिव भक्त थे। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम बात करें आपका आलवार और आपका नयनार जो संत हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। दक्षिण भारत में जो आपके ये दोनों चलते थे। अगर हम बात करें आपके आलवार जो है आपके यहाँ पर हम बात करें आपका जो आपका यहाँ पर हम बात करें भगवान विष्णु के भक्त थे जो कि उनकी संख्या 12 थी, और अगर हम बात करें नयनार शिव भक्तों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका 63 संख्या हो जाती है इनकी। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आदिकाल की किन्हीं दो काव्य प्रवृत्तियों के नाम लिखने हैं। तो युद्धों का जो है सजीव या फिर आग के आंखों का वर्णन करना, आश्रयदाता राजाओं की जो है अतिशोक्ति प्रशंसा यहाँ पर करना।
अगर हम बात करें, आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा भक्ति काल के दार्शनिक आधार पर किन्हीं दो वादों के नाम लिखने हैं। तो पहला आपका हो जाएगा अद्वैतवाद और दूसरा आपका शिष्टाद्वैतवाद। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक प्रचलित मत क्या है। तो रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर अगर हम बात करें आपका जो आचार्य शुक्ल हैं वो यहाँ पर रसायन से, या फिर अगर हम बात करें आपका जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो रासक, और आपके जो यहाँ पर गार्सदाइसी जो है आपके राजसूक से उस इसकी उत्पत्ति मानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति किस से संबंधित है, सर्वाधिक मत कौन सा प्रचलित है, तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि राष्ट्र शब्द जो है किससे उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपका जो रामचंद्र शुक्ल जो मानते हैं वो यहाँ पर रसायन से, यहाँ पर आपका रसायन से मानते हैं। अगर हम बात करें आपका हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं और आपके रासक से मानते हैं, और आपके गारसी दत्तासी जो है आपके राजसूय से मानते हैं। यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है। ये जो आपके राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति का सर्वाधिक यहाँ पर जो है मान्य यहाँ पर प्रचलित मत है। अगर हम बात करें जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर टॉपिक वाइज। तो आपके भाग क में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें अगर हम बात करें आपका आदिकाल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है यूनिट सेकेंड में। तो पहला प्रश्न आपका पूछा जा सकता है आदिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों के में जो है क्या मत है। तो यहाँ पर आपके काफ़ी सारे लोग जो हैं आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, कुछ लोग यहाँ पर सिद्ध सामंत काल कहते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर सिंधी काल एवं चारण काल कहते हैं, और हम बात करें कुछ आदिकाल कहते हैं। तो सर्वाधिक यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आदिकाल क्यों बोलते हैं, और हम बात करें या आदिकाल के नाम को लेकर क्यों मतभेद देखने को मिलता है विद्वानों के बीच में, उसके बारे में डिस्कस करना है। इस वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल या फिर सिंधी काल कहना कहाँ तक उचित होगा। तो ये प्रश्न आपका पिछले 2023 का जो परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्न पूछा गया था कि इसको वीरगाथा काल या सिद्ध सामंत काल या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर सिंधी काल कहना क्यों कहाँ तक उचित होगा। अगर आदिकाल को हम ये भी कह सकते हैं और यह भी कह सकते हैं तो कहाँ तक ये उचित होगा, उसके बारे में बात करनी है। तो आपका आंसर हो जाएगा आदिकाल के जो नामकरण को लेकर विद्वानों में जो है सबसे अधिक मतभेद देखने को मिलता है, क्योंकि इस काल में भाषा और साहित्य की प्रवृत्तियाँ जो है निरंतर बदलती रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर आपका जो वीरगाथा काल है जो कि आपका जो आदिकाल है उसको यहाँ पर आपके रामचंद्र शुक्ल जो है आपके वीरगाथा काल कहते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जो है मानते हैं कि आपका इस काल में जो है 12 रचनाओं के आधार पर वो वीरगाथा काल कहते हैं। अलग अलग रचनाएं हुई हैं इसलिए वो यहाँ पर वीरगाथा काल कहते हैं। अगर हम बात करें, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि उनमें से कुछ तो रचनाएं जो है आपके परवर्ती काल की है और कुछ यहाँ पर अप्रमाणित है। तो अतः ये जो है आपका नाम जो है अधूरा माना गया है, क्योंकि ये धार्मिक और आपके श्रृंगारिक साहित्य छूट गया है। तो इसमें अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें जो आपके धार्मिक और आपकी श्रृंगारिक साहित्य जो है छूट गया है, इसलिए इसको जो वीरगाथा काल है, काल का जो नाम है वो आपका यहाँ पर उचित नहीं होगा। यानी कि अगर हम बात करें आदिकाल का जो नाम है वीरगाथा काल अब हम नहीं रख सकते हैं, ये उचित नहीं होगा। यहाँ पर आपका ये माना गया है। अगर हम बात करें आपका सिद्ध सामंत काल, यहाँ पर अगर हम बात करें राहुल एक यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर लेखक हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके यहाँ पर हम बात करें आपका जो यहाँ पर हिंदी साहित्य में रहता है। अगर हम बात करें यहाँ पर उन्होंने जो है आपके सिद्धों की रचना और आपके सामंतों के जीवन की प्रधानता के कारण यहाँ पर यह नाम दिया है सिद्ध सामंत काल। यहाँ पर हम बात करें, किंतु इसमें अगर हम बात करें रासो काव्य और लौकिक साहित्य की उपेक्षा हो गई है। तो यहाँ पर हम बात करें जो रासो काव्य है और लौकिक साहित्य की जो उपेक्षा होती है, इसलिए इसको भी यहाँ पर अगर हम बात करें सिद्ध सामंत काल नाम नहीं दे सकते हैं। तो आदिकाल को ये नाम नहीं दे सकते हैं। सिंधी काल और आपके चारण काल के बारे में अगर हम बात करें, राजकुमार जो वर्मा है उन्होंने ये नाम दिया है। उन्होंने अपभ्रंश और आपके हिंदी के मेल को सिंधी का कवियों की स्तुति और आपकी प्रवृत्तियों के कारण यहाँ पर आपका जो यहाँ पर राजकुमार वर्मा जो है वो इसको यहाँ पर सिंधी काल और आपके चारण काल कहते हैं। अगर हम बात करें आपके आदिकाल की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये सबसे अधिक उपयुक्त और मान्य नाम माना जाता है जो कि आदिकाल नाम देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आपके आदिकाल नाम देते हैं। यह जो नाम है किसी एक प्रवृत्ति को नहीं बल्कि आपकी एक व्यापक समय सीमा और नए जो है साहित्य के उदय को दर्शाता है। इसमें अगर हम बात करें वीर श्रृंगार, भक्ति, नीति, सभी प्रकार के जो आपके साहित्य का समावेश देखने को मिलता है।
अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी, उसकी विशेषताओं के बारे में डिस्कस करना है। जैसे युद्ध का सजीव वर्णन, राष्ट्रीयता का अभाव, वीर और एवं संगार रस की प्रधानता, इन पर प्रकाश डालना है। तो आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की विशेषता क्या क्या हो जाएगी, विशेषताओं के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो आदिकालीन साहित्य की अपनी विशिष्टताओं के कारण अपनी पहचान यहाँ पहचाना जाता है। तो अब आपका जो आदिकालीन साहित्य है वो अपनी अपनी विशिष्टताओं यानी कि अपनी विशेषताओं के कारण पहचाना जाता है। तो ये आपकी विशेषता हो जाती है आदिकालीन साहित्य की। अगर हम बात करें पहले आपका हो जाता है, पहला आपके युद्धों का जो सजीव वर्णन किया गया है उसमें आपको देखने को मिलता है आदिकालीन साहित्य में। वीर एवं श्रृंगार रस का प्रधानता देखने को मिलती है, राष्ट्रीयता का भाव देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम बात करें पूरे भारत के बारे में नहीं सोचा जाता है, छोटे छोटे राज्यों के क्षेत्रों के लिए वफादार लोग माने जाते हैं। आश्रयदाता की प्रशंसा की गई है। ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिलता है। कोई भी यहाँ पर हम बात करें ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, यानी कि कोई भी मनगढ़ंत कहानी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अगर हम बात करें जो नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखने को मिलता है आदिकाल की राजनीतिक, सामाजिक और आपकी धार्मिक परिस्थितियों का जो है संक्षिप्त वर्णन दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें राजनीतिक परिस्थिति की, तो ये देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। विदेशी आक्रमण शुरू हो चुके थे, राजा आपस में जो आपसी कलह और आपके युद्धों में व्यस्त थे, केंद्रीय सत्ता का जो है पूरी तरह से अभाव था। सामाजिक परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो समाज जो है आपके जात पात छुआछूत में बटा था। नारियों की जो स्थिति थी दयनीय थी, वे केवल भोग और विलासिता की वस्तु समझी जाती थी। ये जो है आपकी सामाजिक स्थिति हो जाएगी। धार्मिक स्थिति की अगर हम बात करें तो धर्म के क्षेत्र में अराजकता थी। सिद्ध नाथ और आपकी जैन मुनि अपने अपने मतों का प्रचार कर रहे थे। मंत्र तंत्र और आपके पाखंड का बोलबाला था इस काल में। इसी पृष्ठभूमि ने जो है आपके आगे चलकर भक्ति काल का उदय किया था। तो आदिकाल के बाद आपका जो है भक्ति काल आता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है आपका प्रमुख कवि और काव्य। तो यहाँ पर आपका जो रासो पृथ्वीराज रासो है उसकी प्रामाणिकता पर टिप्पणी लिखनी है। विद्यापति को मिथिली कोकिल क्यों कहा जाता है और उनकी काव्यगत विशेषताओं के उल्लेख आपको करना है। तो आपका जो पृथ्वीराज रासो है उसकी प्रामाणिकता के बारे में बात करनी है। क्या वो एक सच्ची घटना पर आधारित है या फिर एक मनगढ़ंत कहानी है जो कि आपके चंद्रबरदायन द्वारा कही गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, चंद्रबरदायन जो है आपके कृत पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का जो है प्रथम महाकाव्य माना जाता है। लेकिन इसकी जो प्रामाणिकता है वो उसमें तीन प्रकार के मत देखने को मिलते हैं। पहला आपका प्रमाणिक और आपके अप्रमाणिक और दूसरा अर्ध प्रमाणिक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कर्नल टोड जो कि आपके राजस्थान में ज़्यादातर क्षेत्रों में वो यहाँ पर जनरल रहे थे, ज़्यादातर लोगों यहाँ पर आपके जानते होंगे कर्नल टोड के बारे में। तो ज़्यादातर जो राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं कर्नल टोड के बारे में जानते हैं। श्याम सुंदर दास इसे पूरी तरह से जो आपके सत्य मानते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कर्नल टॉड और आपके श्याम सुंदर दास इसे पूरी तरह से आपके पृथ्वीराज रासो को सत्य मानते हैं। अप्रामाणिक यहाँ पर हम बात करें तो आपके कवि राज जो आपके श्याम मलदान जो हैं और गौरी शंकर यहाँ पर आपके ओझा जो हैं आपके, ये जो मानते हैं कि ये जो यहाँ पर रचना है यहाँ पर सच्ची घटना पर आधारित नहीं है। इसके बाद जो रचना और आपके जाली माने जाते हैं, यानी कि अगर हम बात करें कोई तथ्य पर आधारित नहीं है और ये जो है आपके मनगढ़ंत कहानी है। अर्ध प्रमाणिकता की अगर हम बात करें तो आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। उनके अनुसार जो आपके मूल रासो छोटा है जिसमें आपके बाद में बहुत से अंश जोड़ दिए गए हैं। अगर हम बात करें ये जो आपके पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा विद्यापति के बारे में अगर हम बात करें तो मैथिल कोकिल के बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पर हम बात करें आपका जो विद्यापति को उनके काव्य माधुर्य और पदावली की मिठास के कारण जो आपके मिथिल कोकिल कहा जाता है। अगर हम बात करें काव्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो भक्ति और श्रृंगार का संगम देखने को मिलता है। गीति काव्य देखने को मिलता है। भाषा की अगर हम बात करें तो उन्हें जो है आपके मैथिला, अगर हम बात करें संस्कृत की 3 रचना की, और लेकिन उनकी जो यहाँ पर ख्याति है उनका आधार उनकी पदावली यानी कि मैथिल है। यहाँ पर अगर हम बात करें मैथिली है, यानी कि अगर हम बात करें प्रश्न पूछा गया था कि आपका जो यहाँ पर विद्यापति को मैथिल कोकिल क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा विद्यापति को उनकी यहाँ पर काव्य माधुर्य, यानी कि अगर हम बात करें उनकी जो काव्य धारा है अच्छी माधुर्य देखने को मिलती है। पदावली जो है मिठास के कारण उनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। उनकी काव्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो भक्ति और श्रृंगार का संगम देखने को मिलता है। गीति काव्य देखने को मिलता है, यानी कि गाने योग्य होता है। अगर हम बात करें आपका जो भाषा है वो उन्होंने जो है मैथिली में और संस्कृत तीनों का यहाँ पर अगर हम बात करें अवहट के और
आपकी संस्कृत तीनों की रचना यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। उनकी जो 3 रचनाएं देखने को मिलती है, लेकिन उनकी जो ख्याति है उनका आधार जो है आपकी मैथिली है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि उनकी भाषा जो है मैथिली भाषा में है, इसलिए जो है अच्छा बोलने में लगता है। अगर हम बात करें जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भाग ख में भक्ति काल के बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पर आपका आदिकाल के बारे में हमने बात कर ली है। भक्ति काल पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद जो है आपकी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम बात करें आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है भक्ति काल। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर हम बात करें तो भक्ति काल को स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका हिंदी लिटरेचर का जो यहाँ पर इतिहास है, हिस्ट्री है, उसमें आपके भक्ति आंदोलन को यहाँ पर आपका गोल्डन एज क्यों कहा जाता है, उदाहरण सहित आपको बताना है। तो आपका जो यहाँ पर इतिहासकार हुए हैं वो कहते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। यहाँ पर अगर हम बात करें जॉर्ज ग्रियर्सन जो कि भाषाओं का अध्ययन करते हैं राजस्थान में, ज़्यादातर भाषा जो है उनका क्लासिफिकेशन जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उन्होंने भक्ति काल को यहाँ पर स्वर्णिम युग कहा है। अगर हम बात करें इसके पीछे जो है प्रमुख कारण निम्नलिखित हो जाएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे उदाहरण सहित स्पष्ट करेंगे। अगर हम बात करें ये जो हिंदी साहित्य है इस काल में अगर हम बात करें या फिर भक्ति काल में अगर हम बात करें तो लोक कल्याणकारी साहित्य था। अगर हम बात करें भाव और कला का यहाँ पर समन्वय देखने को मिलता है। महान कवियों का यहाँ पर काल देखने को मिलता है, जैसे कबीर, जायसी, सूर, तुलसीदास इस काल में हुए हैं, यानी भक्ति काल में हुए हैं। सांस्कृतिक एकता यानी कि आपकी भक्ति साहित्य ने जात पात का बंधन तोड़ दिया था और समाज में जो है आपके परस्पर समानता, एकता और यहाँ पर मानवीय मूल्यों की स्थापना की थी। अगर हम बात करें लोक कल्याणकारी साहित्य था इस काल में, अगर हम बात करें तो कवियों को जो है मुख्य रूप से उद्देश्य था यहाँ पर सुखाय स्वाहत सुखाय के साथ साथ आपके बहुजन हिताय, ये था आपका लोक कल्याणकारी साहित्य। यानी कि अगर हम बात करें सभी का यहाँ पर सुख के बारे में उन्होंने सोचा था, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी साहित्य को यहाँ पर अगर हम बात करें हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो उसमें अगर हम बात करें तो भक्ति काल को यहाँ पर स्वर्णिम युग कहा गया है। तो यहाँ पर आपको इसके कारण यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उदाहरण की अगर हम बात करें तो आपका तुलसीदास जो है रामचरितमानस जो है आप क्या रचना करते हैं, उनके पारिवारिक और आपके सामाजिक आदर्श स्थापित किया था। तो उन्होंने जो आपके तुलसीदास जो हैं उन्होंने रामचरितमानस ने पारिवारिक जो है आपके और सामाजिक आदर्श स्थापित किया था। तो आपकी अब कबीर ने जो आपके बीजक के माध्यम से जो आपके आडम्बरों को पर प्रहार किया था। तो यहाँ पर हम बात करें तुलसीदास जो हैं उनके द्वारा जो रचित रामचरितमानस है उसमें आपकी यहाँ पर परिवार में जो आपके जो भी यहाँ पर एकता होती है, सामाजिक जो यहाँ पर आपके आदर्श होते हैं उनको स्थापित किया था। कबीर ने जो आपके बीजक के माध्यम से जो आपके आडम्बरों पर प्रहार किया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारणों पर विवेचना करनी है। तो पहला कारण आपका हो जाएगा भक्ति आंदोलन में अगर हम बात करें राजनीतिक कारण। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारणों में अगर हम बात करें उदय के प्रमुख कारण जो हो जाएंगे, पहला कारण आपका हो जाएगा राजनीतिक कारण। आचार्य यहाँ पर आपके रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है आपके देश में मुसलमान शासन की स्थापना के कारण जो है आपके हताश हिंदू जनता के पास ईश्वर की जो शरण में जाने के लिए अलावा कोई मार्ग नहीं बचा था। तो अगर हम बात करें राजनीतिक यहाँ पर आपकी पराजय या फिर राजनीतिक कारण में अगर हम बात करें राजनीतिक पराजय जो हो गई थी यहाँ पर इस्लामी आक्रमण के कारण जो है आपके हिंदू जनता जो है आपके पराजित हो जाती है और अगर हम बात करें ईश्वर की शरण में जाती है कि हमको आप ही बचा सकते हो। सो ये जो आपके भक्ति आंदोलन का यहाँ पर प्रमुख कारण हो जाता है उदय के कारण में। अगर हम बात करें दूसरा आपका कारण हो जाता है सांस्कृतिक प्रतिक्रिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं उनके अनुसार जो है आपके भारतीय परंपराओं का जो है आपके स्वाभाविक विकास था, यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट था। दक्षिण प्रभाव यहाँ पर आपकी भक्ति जो यहाँ पर द्रविड़ उपजी थी, यानी कि अगर बात करें आपका दक्षिण भारत में जो आपके द्रविड़ यहाँ पर आपका नेशनलिज्म उस काल में और जाग गया था। और अगर हम बात करें उस क्षेत्र में जो आपकी भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत माना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो भी आपका रामानुजन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं जो कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें दक्षिण भारत से जो है आपके भक्ति आंदोलन जो है आपके भारत में फैलता है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि आपकी निर्गुण और सगुण दोनों देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक यहाँ पर आपकी भक्ति के प्रसार में अगर हम बात करें अलावार और आपकी नयनार संत जो हैं उनका यहाँ पर हम बात करें जो है यहाँ पर आपका क्या योगदान रहा है उसको समझाना है। तो यहाँ पर हम बात करें दक्षिण भारत और अगर हम बात करें दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो है भक्ति का प्रसार को समझाना है, किस प्रकार से जो है आपके दक्षिण भारत से भारत में अन्य भागों में अगर हम बात करें उत्तर भारत में जो है आपके यहाँ पर भक्ति का प्रसार हुआ है, यहाँ पर अलावार और नयनार संतों का क्या योगदान रहा है, रामनंद जो है आपके
रामानंद जो हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो वो किस प्रकार से निभाते हैं उनके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर हम बात करें, आपका जो प्रश्न पूछा गया है इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत में। अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो है आपके जो शिव भक्ति है या फिर विष्णु भक्ति है उसमें अगर हम बात करें तो आपका जो अलाहाबाद है और नैनार है उनका यहाँ पर संतों का महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। वो यहाँ पर विष्णु भक्ति और शिव भक्ति को यहाँ पर भारत के अन्य क्षेत्रों में प्रसार करते हैं। हजारी प्रेस के अलावा अगर हम बात करें आपके प्रसार की, तो रामानंद इससे दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाए थे। यानी कि अगर हम बात करें आपका जो आचार्य रामचंद्र या फिर रामनंद हैं वो आपकी दक्षिण भारत से यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तर भारत में जो है आपके इस यहाँ पर हम बात करें भक्ति आंदोलन को यहाँ पर लाते हैं। महाराष्ट्र में नामदेव, बंगाल में आपके चैतन्य महाप्रभु, अगर हम बात करें असम में जो आपके शंकर देव, राजस्थान में आपके मीरा और दादू ने इस जन आंदोलन बना दिया था। ये जो है आपके भक्ति आंदोलन जो है आपके किस प्रकार से फैलता है ये इसके बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा दर्शन के आधार पर, अगर हम बात करें किस प्रकार से जो है आपके आंदोलन को यहाँ पर विभिन्न मतों में यहाँ पर बांटा जा सकता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है दर्शन के आधार पर। तो दर्शन के आधार पर आपके भक्ति काव्य कितने प्रकार का होता है ये प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, द्वैतवाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके प्रवर्तक कौन है हो जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रवर्तक और मुख्य सिद्धांत क्या है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जो है आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो ब्रह्म है उसके अलावा कोई नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ इस प्रकार से जो है आपके रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो रहने वाला है आपके भक्ति काव्य के वर्गीकरण को एक रेखांकित चित्र द्वारा जो आपको समझाना है और निर्गुण और आपके सरगुण भक्ति को अंतर्स्पष्ट करना है। क्या क्या अंतर हो जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। और अगर हम बात करें यहाँ पर रेखा चित्र के माध्यम से आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके अंतर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतर आपको पढ़ लेना है कि ईश्वर का स्वरूप किस प्रकार का होता है, साधना पद्धति क्या होती है, गुरु का स्थान क्या होता है यहाँ पर आपके भक्ति में अगर हम बात करें निर्गुण और सगुण भक्ति में। सो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करें बीए फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड यूनिट की अगर हम बात करें तो आपके आदिकाल और भक्तिकाल के बारे में डिस्कस करना था। छोटे प्रश्नों के बारे में हमने बात की है, बड़े प्रश्नों के बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके यूनिट 3 के बारे में। उसके बाद आपके सप्रसंग व्याख्या वाला वीडियो रहता है। सप्रसंग व्याख्या भी पूछी जाती है तो उसको भी ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सप्रसंग व्याख्या के बारे में बात करेंगे। तो आने वाले समय में यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ ये वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग।